नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। एक सबसे पवित्र रिश्ता बाप बेटी का माना जाता है, माँ बेटे का माना जाता है, और ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं। लेकिन कुछ लोग इस रिश्ते को शर्मसार करने में पीछे नहीं हटते हैं। आज की भी सच्ची घटना कुछ इसी प्रकार की है। दरअसल कहानी जो है हमारे चैनल पे प्रतिदिन नहीं आ पा रही है। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि घर में हमारी बहन की शादी पड़ी हुई है, तो इसी कारण उसमें व्यस्तता है। तो जैसे ही टाइम मिल रहा है वैसे मैं आप लोगों तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जैसे ही मैं इन सब प्रोग्राम से खाली होता हूँ तो फिर आप लोगों तक वीडियो जो है वो कंटिन्यू आएगी, और अलग अलग जो स्टेट की कहानियाँ हैं, जो चर्चित कहानियाँ हैं, वो आप लोगों तक लेकर के आऊँगा। तब तो बहुत सारे मित्र हमारे हैं, भाई हैं, जो कहानियाँ सुनाते हैं। आप लोग उनकी कहानियों को सुना करें। और जैसे मुझे मौका मिलेगा फिर मैं अपने अंदाज में लेकर के कहानी आप लोगों तक आऊँगा। चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार का एक थाना लगता है, बीहटा थाना। इसी बीहटा थाने में के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम चक्रधारी नगर है। इसी चक्रधारी नगर में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार का जो मुखिया था वो ब्रिजेश होता है। ब्रिजेश, जिसकी पत्नी का नाम प्रतिमा होता है। ब्रिजेश और प्रतिमा की जो जोड़ी थी बेहद खूबसूरत थी। इन दोनों की जो शादी है वो साल 2004 में होती है। साल 2004 से जो शादी है वो चल रही थी, और सब कुछ इनके जीवन में अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे ही इनके जीवन में खुशियां बढ़ती जाती हैं। जो ब्रिजेश है और प्रतिमा है, इन दोनों से एक इनकी संतान होती है, जिसका नाम खुशी होता है। संतान जो खुशी है वो बेहद सुंदर थी, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो फिर वो पढ़ाई लिखाई भी करने लगती है। परिवार की जो जिम्मेदारी है, जो एक बेटी को होनी चाहिए वो होती है, उसको वो निर्वहन करती है, अच्छी तरीके से निभाती है। और निभाने के साथ साथ वो जैसे जैसे एक लाडली बेटी तो होती ही है, लेकिन उतना उसको घमंड नहीं होता है। वो सारे कार्यभार अपने सिर पर ले रखे थे, यानी कि जैसे कि जो घर का काम होता है, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है सारा काम करती जाती है। अपनी माँ को बहुत ही आराम देती है। काम करने के बाद वो स्कूल जाया करती है। स्कूल जाने के साथ साथ एक दिन जो उसकी सहेली होती है खुशी की एक सहेली होती है, जिसका नाम पूनम होता है। पूनम के पिताजी ने पूनम को स्कूटी खरीद के दे दी थी। तो पूनम जो है वो स्कूटी से आती थी, तो कभी कभार वो खुशी के घर पे भी आ जाया करती थी, खुशी को लेकर के चली जाया करती थी। अब जो खुशी है कई बार जब ऐसे आती जाती है तो फिर एक दिन उसकी सहेली से उसका झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर के। और जैसे ही जब झगड़ा होता है तो फिर जो खुशी है वो अकेले जाती है। अब इधर जो पूनम है वो पूनम अपने तरीके से जाने लगती है, और इधर खुशी अपने तरीके से जाती है। लेकिन जैसे ही एक दिन खुशी जो है वो स्कूल जाती है तो फिर वो अपनी माँ से कहती है कि उसको स्कूटी चाहिए। अब जो प्रतिमा होती है, हालांकि उसके पास इतने पैसे तो होते नहीं है वो स्कूटी खरीद के दे, लेकिन कैसे भी करके वो व्यवस्था करती है, और जो भी उसके पास गहने होते हैं उसको बेचती है, और बेचने के बाद जो भी कुछ जमा किया रहता है पैसा, उससे कम जो होता है उसको मिलाती है, और मिला करके एक स्कूटी खरीदती है। अब खुशी के पास भी स्कूटी हो जाती है। अब खुशी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के करीब होती है, खुशी स्कूटी से स्कूल जाती है। लेकिन जो उसकी माँ है, माँ अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ती थी। खुशी की स्कूटी पर बैठ करके उसकी माँ भी जाया करती थी, और इधर से तो माँ उसकी स्कूटी पर बैठ करके चली जाया करती थी, लेकिन उधर से जो उसकी माँ है, यानी कि जो प्रतिमा है, वो अकेले आ जाया करती थी घर। स्कूल ज़्यादा दूरी पे नहीं था, लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल होता है, जिस स्कूल का नाम गर्ल्स कॉलेज था, गर्ल्स इंटर कॉलेज था। गर्ल्स इंटर कॉलेज में जैसे वो लड़कियां दाखिल होती तो फिर उसकी माँ बाहर उतर जाया करती थी और घर चली जाया करती थी। लेकिन जब दोपहर को छुट्टी होने वाली होती थी तो उसके पास उसको टाइमिंग पता होती थी, तो वो छाता लेकर के और सीधा स्कूल पहुंच जाया करती थी, और वहां से फिर अपनी बेटी की स्कूटी पर बैठ करके वो घर आया करती थी। एक माँ अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की तपस्या कर रही है कि वो धूप में जाती है, धूप में आती है, लेकिन फिर भी वो साथ जाती है ताकि उसकी जो बेटी है वो सुरक्षित रह सके। सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब साल 2019 आता है
तो साल 2019 में जो प्रतिमा है उसकी उम्र तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगती है। उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ती है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके जाने के कगार पे आ जाती है। लेकिन जो ब्रिजेश होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जितने भी दवाई में पैसे लग रहे होते हैं वो लगाता है, लगाने के साथ साथ लेकिन जो डॉक्टर है वो जवाब दे देता है। जब उसको पटना के एक अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है, एडमिट कराया जाता है, तो वहाँ पर जो उसकी पत्नी है वो जो जवाब दे देती है, इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। फिर वहाँ से ब्रिजेश अपने परिवार में कोई था नहीं, लेकिन जो उसका भाई होता है चचेरा, उसको फ़ोन करते हैं और सारी बातें बताते हैं। लेकिन इधर जो अब जैसे जैसे लोगों को ये बातें पता चलती जाती हैं, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो घर पे इकट्ठा होने लगते हैं। रिश्तेदारी के जो लोग हैं सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, और इकट्ठा होने के बाद जो खुशी है उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके घर पे लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। वो अपने पापा को फ़ोन कर रही थी, लेकिन जो उसका पिता है वो फ़ोन तो उठा नहीं रहा है, क्योंकि वो ही अब इस हालत में ही नहीं बचा था कि वो फ़ोन उठाए। और मतलब कहने का ये है कि वो अपनी बेटी को कैसे ये समझाए कि उसकी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं है। अब इसीलिए जो ब्रिजेश है किसी तरह करके अपनी पत्नी की बॉडी को लेकर के अपने घर आता है, और घर आने के बाद जब खुशी देखती है कि उसकी जो माँ है वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है, तो उसको बड़ा ही दुख होता है। वो रोती है, तड़पती है, लेकिन आखिर अब होनी को कौन टाल सकता है। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ करके अब जा चुकी थी। अब जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो घाट होता है, क्रियाक्रम कराया जाता है, वो सारा कुछ जब हो जाता है, होने के बाद से जो ब्रिजेश है अब वो अपने जीवन में धीरे धीरे अब सही समय से आ रहा था। यानी कि अब वो और उसकी बेटी दोनों लोग सही से रह रहे थे। लेकिन जो इधर ब्रिजेश है जिसकी उम्र लगभग अभी 40 साल के करीब होती है, ब्रिजेश को एक लड़की पसंद आ जाती है। जिस लड़की का मैं जिक्र करने वाला हूँ उस लड़की की उम्र लगभग अभी 29 या 30 साल के करीब थी। जिस लड़की का नाम सुनैना होता है। सुनैना से ब्रिजेश की मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। यानी कि अभी इधर पत्नी को गुजरे 1.5 साल भी नहीं हुए हैं, इधर ब्रिजेश जो है वो अलग ही दुनिया में खो जाता है। अब इधर एक दिन वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा भी गुजारा कैसे होगा। मुझे भी काम धाम पे जाना है, तुम घर पे अकेली रहोगी, आखिर खाना बनाओगी या फिर कैसे अपना गुजारा करोगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारी माँ आ जाए एक घर में, सौतेली ही से, लेकिन आ जाएगी तो तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब इसीलिए जो लड़की है वो भी कहती है कि ठीक है, क्योंकि उसको भी एक माँ की ज़रूरत होती है, तो सोचती है कि एक माँ आ जाएगी तो सही ही रहेगा। अब इधर उस लड़की की माँ के रूप में सुनैना घर में एंट्री करती है, प्रवेश करती है, लेकिन वो अपना सौतेलापन तो दिखाएगी ही। अब जैसे वो घर में आती है तो फिर धीरे धीरे कुछ समय तो वो बहुत ही लाड प्यार देती है खुशी को, लेकिन कुछ ही समय बाद से वो अपना असली रूप दिखाने लगती है। ब्रिजेश और सुनैना जब भी एक दूसरे के पास आते थे तो फिर जो सुनैना है वो हमेशा खुशी की बुराई करती है और कहती है कि वो मुझे प्रताड़ित कर रही है, मुझे सही से मान नहीं रही है। अब जब इस प्रकार का कमेंट जब ब्रिजेश सुनता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो परेशान होता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, वक्त गुजर रहा है। अब एक दिन तो हद हो जाती है जब ब्रिजेश दारू के नशे में आता है और उसकी पत्नी कहती है कि खुशी ने उससे झगड़ा किया और झगड़े में उसने उसको झाड़ू से मारा है। अब जैसे ही झाड़ू से मारने की बात आती है तो जो ब्रिजेश है वो परेशान हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। और जो सुनैना है वो कहती है कि तुम जाओ अपनी बेटी को पहले समझा करके आओ। अब जैसे समझाने की बात आती है तो जो ब्रिजेश है वो जाता है, उसकी बेटी सो रही होती है, उसको उठाता है और उठा करके उसको मारता है, पीटता है और कहता है कि तुम अपनी माँ को मान क्यों नहीं रही हो। अब जैसे ही ये बात कहता है तो वो कहती है कि माँ ने मुझे आज झाड़ू से मारा है। अब ब्रिजेश कंफ्यूज है कि उसकी पत्नी कह रही है कि उसको झाड़ू से उसकी बेटी ने मारा है और बेटी कह रही है उसकी माँ ने मारा है, तो आखिर माने किसकी वो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सच्चाई है वो तो कुछ और ही होती है। जो सौतेली माँ है उसी ने उसको मारा हुआ था, लेकिन आखिर वो अब पत्नी के आगे अपनी बेटी की तो सुनेगा नहीं। इसीलिए ब्रिजेश इस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर बेटी को डांटता है, फटकारता है और फटकारने के बाद से फिर अपनी बेटी को छोड़कर कमरे में चला आता है। अब ऐसे ऐसे वक्त गुजर रहा है, लगभग 1 हफ्ते का जब समय गुजर जाता है
तो फिर एक दिन जब ब्रजेश है वो पी करके आता है और आने के बाद से फिर से वो जो उसकी पत्नी है उसको शिकायत करती है, और शिकायत करने के बाद से उसको कहती है कि तुम मेरी आंखों के सामने ही अपनी ही बेटी के साथ सोओगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। अब जैसे ही ब्रजेश ये बात सुनता है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, लेकिन वो नशे में इतना टल्ली था, दारू के नशे में, इसको ये रिश्तों की मर्यादा नहीं याद आई। और उसकी पत्नी ने कहा था कि यार तुम्हें अपनी बेटी के पास सोना है, मेरे पास सोना ही नहीं है। जब तक तुम अपनी बेटी के पास सोओगे नहीं तब तक मैं तुम्हें अपने पास सुलाऊंगी ही नहीं। अब जैसे जैसे ब्रजेश ये बात सुन रहा था उसका माथा ही चढ़ रहा था। अब वो इसीलिए वो कमरे में जाता है और फिर अपनी ही बेटी के साथ अपना मुंह काला करता है। मुंह काला करने के बाद से फिर वो बाहर आता है और फिर वो अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारता है। अब ऐसे ही ये सिलसिला महीनों नहीं बल्कि सालों चल रहा था। अब लड़की परेशान हो जाती है। फिर जो उसकी माँ है उसको एक जो ये ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चलता है, अब उसी में उसकी एक मुलाकात एक लड़की से हुई रहती है। तो अब उसी में उसकी बातचीत करती है और फिर अपनी लड़की को ऑर्केस्ट्रा में नचवाने लगती है। और नचवाते नचवाते जो भी पैसे मिला करते थे उस पैसे से अपना गुजारा करती है। साथ ही साथ जब वो आती थी प्रोग्राम से रात को, या फिर नहीं जिस दिन नहीं जाती थी, जब भी नहीं जाती थी, तो उसका पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और वैसे उधर जो लड़कियां थी, लड़कियों के साथ तो ऑर्केस्ट्रा में आप लोगों को पता ही है किस प्रकार का शोषण होता है। लेकिन अब इधर लड़की पैसा भी कमा रही है, पैसा कमा करके दे भी रही है, लेकिन उसके साथ शारीरिक शोषण अलग से हो रहा है, उसका पिता ही कर रहा है। अब इसी वजह से वो परेशान हो जाती है और फिर वो निकट अपनी जो थाना होता है उसी थाने में पहुंचती है और सारी बातें अपने थाना इंचार्ज को बताती है। पाठक साहब होते हैं उनको बताती है, और बताने के बाद से वहाँ के पाठक साहब हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं और उस दरिंदे पिता को और सौतेली माँ को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद से तो पहले तो पूछा जाता है उनसे कि आखिर ये बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये साल 2023 और नवंबर का महीना होता है। 24 नवंबर को पुलिस अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान ये खुलासा हो जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी का शोषण किया है। तो फिलहाल जो लड़की थी वो नाबालिग होती है, और क्योंकि उसके साथ नाबालिग से ही शोषण उसके साथ हो रहा था, तो अब उसी हिसाब से उसके उन दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत और तमाम जो धाराएं होती हैं उसको लगाया जाता है। और लगा करके उस हवसी बाप को, उस सौतेली माँ को पुलिस अरेस्ट करती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। जो लड़की है यानी कि जो खुशी है उसको उसके ननिहाल की कस्टडी दे दी जाती है। उसके वो अपने नाना नानी के साथ, अपने मामा मामी के साथ अब वहाँ पर अपना जीवन गुजार रही है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो लड़की अपने पिता की गोद में जब सुरक्षित नहीं थी तो क्या वो अपने ननिहाल में सुरक्षित रह पाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ननिहाल में भी वो कितने दिन तक उसका गुजारा हो सकता है। कहीं कहीं कोई भी जो मामा होते हैं वो तो सही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो मामा होते हैं वो अपना रूप दिखाई देते हैं। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए छोटी छोटी कहानियाँ बना रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।